व्यूअर्स, हम देखते हैं कि जब जब मौसम बदलता है तब इस मौसम के असरात जो हैं वो हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। और ऑब्वियसली स्किन जो है, जिल्द की स्किन जो है वो हमारे जिस्म का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा होती है। इवन आजकल का जो मौसम है इसमें जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डल और पेल हो जाती है। अब जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सो इन चीज़ों को ठीक किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह के मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और आजकल तो इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी का दौर है और इतनी ज़्यादा हम मेडिकल की दुनिया में इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस देख रहे हैं कि अपनी स्किन को डिफरेंट प्रोसीजर्स से भी ठीक रखा जा सकता है। वो प्रोसीजर्स क्या क्या हो सकते हैं और बेसिकली स्किन को एक अच्छी सेहत में रखने के लिए किया क्या जाना चाहिए, किस किस्म के मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हम शो में इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं एक्सपर्ट एक्नी और पिगमेंटेशन डॉक्टर मुबशर साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। फरमाइएगा, मौसमियाती तब्दीली जो है वो हमारे जल्द की स्किन पर किस तरह से असरअंदाज होती है और हम स्किन को हेल्दी किस तरह से रख सकते हैं, क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किस तरह से हम स्किन की सेहत को बेहतर रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस रोमा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू अब्दुल रऊफ साहब, मिस रोमा और हरमीत सिंह साहब कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। और हाँ, आज जो मिस रोमा ने सवाल किया हमसे कि मौसमी तब्दीली जो हो रही है, हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं समर से विंटर की तरफ, तो जो करंट वेदर सर्कमस्टांसेस हैं तो वो आपकी इस पे स्किन पे क्या असरात छोड़ेंगे और इसको हाउ टू ट्रीट दीज जो वेदर इफ़ेक्ट्स हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है नाउ डेज, मिस रोमा ने ऑलरेडी मेंशन भी कर दिया इस चीज़ को कि अपनी स्किन को आप मॉइस्चराइज रखें, इसको ड्राई ना होने दें। ट्राई डू योर बेस्ट कि इसको ड्राई ना होने दें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, स्किन ड्राई होगी तो स्किन फर्दर डैमेज की तरफ जा सकती है। दूसरा ये कि सन एक्सपोजर से अवॉइड करें, जितना मैक्सिमम हो सके सन एक्सपोजर से अवॉइड करें, क्योंकि सन में यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। अच्छा पाजी, आपने डॉक्टर साहब हमने बात की कि धूप से अवॉइड करना। अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, उमूमन डॉक्टर साहबान कहते हैं कि भैया धूप अच्छी भी है, तो फिर उस जब सर्दियाँ होंगी तो उसके लिए क्या करना होगा? ये बहुत अच्छा सवाल किया हरमीत साहब ने कि जिसका जवाब पूरी पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को देना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि हमारा एक बेसिक कंसेप्ट बना हुआ है कि सन एक्सपोजर इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर विटामिन डी प्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज़ ट्रू, इसमें हमें कोई वो इनकार नहीं है, दिस इज़ वेरी मच नेसेसरी और ये सन एक्सपोजर टू सम एक्सटेंट होना भी चाहिए। बट जो लेटेस्ट हमारी मेडिसिन की रिसर्च बताती है और जो हमारी स्टडीज़ बताती हैं वो ये है कि सन एक्सपोजर इन द मॉर्निंग टाइम फ्रॉम 7 to 9 AM ओनली फॉर 10 to 15 मिनट्स। आई एम रिपीटिंग इट कि सन एक्सपोजर इन मॉर्निंग 7 to 9 AM एंड ओनली फॉर 10 to 15 मिनट्स इज़ रिकमेंडेड। ठीक है, और दूसरा जो आपको विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए जो रिकमेंडेशन है मेडिकल साइड से वो ये है कि आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें या विटामिन डी के जो इंजेक्शन अवेलेबल है हमारे पास वो यूज़ करें। अदरवाइज जो हमारे 9 AM के बाद सन में यूवी रेज स्टार्ट हो जाती हैं जो कि आपकी स्किन को डैमेज करती हैं और वो फिर फर्दर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन में भी जाती हैं। आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि दैट काजेज जो है वो रेज जो है पिगमेंटेशन कॉज करती हैं, स्किन को डैमेज करते हैं, स्किन एजिंग की तरफ चली जाती है। ये तो आपने मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो हमारे चेहरे पर असरात आते हैं उनका जिक्र कर लिया। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ मौसम ऐसे आते हैं या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं बॉडी के अंदर, एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस एक्नी को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है? एक तो कुछ लोग इसके लिए प्रोसीजर्स करवाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, वो तो ठीक है, वो तो एक्सट्रीम केसेस में है। बट इसके साथ साथ हम एक्नी से बच कैसे सकते हैं? अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमें क्या करना चाहिए? और फिर मेडिकल की दुनिया में इसके लिए अब कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? मिस रोमा, इसमें यह है कि एक्नी जो है ये कॉमन डिजीज़ है जो कि हर ख़ास व आम का मसला ही है। ठीक है, और ये जिस तरह आपने बताया कि ये हार्मोनल चेंजेस के साथ बॉडी में एक्नी स्टार्ट हो जाती है। इसकी जो प्रेवलेंस की जो एज है इसकी वो है 15 ईयर to 20 ईयर और एक्नी जो है इट में गोज ऑन अप टिल 30 ईयर। ये अभी हम प्रोसीजर दिखा रहे हैं आपको बैकएंड में, ये एक्नी स्कारिंग को हम रिमूव करें। एक्नी की कॉम्प्लिकेशन है कि एक्नी स्कार्स बनते हैं। इफ़ यू डोंट ट्रीट एक्नी टाइमली तो ये एक्नी स्कार्स बन जाते हैं। तो एक्नी स्कार्स बनते हैं तो उसके लिए हम लोग CO2 फ्रैक्शनल लेज़र करते हैं
और जो ट्रीटमेंट का पूछा है मैडम ने, वो ये है कि हम लोग व्हाट वी कैन डू, वो ये कि हम मैक्सिमम कोशिश करें कि हमारी स्किन जो ऑयली हो रही होती है तो उसको हम लोग अवॉइड करने के लिए हम प्रॉपर फेस वॉश यूज़ करें। और जो हाईली रिकमेंडेड सोप है वो है लक्स। और जिनकी स्किन ऑयली होती है और ऑयली स्किन की होने की रीज़न ये होती है कि सीबम प्रोडक्शन होती है, और सीबम प्रोडक्शन फ्यूचर में जाके आगे इसकी इन्फेक्शन होती है और वो एक्नी काज करती है। एक्नी की जो कॉज की जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि सीबम प्रोडक्शन बॉडी में इंक्रीज होती है, उसके बाद उसकी इन्फेक्शन होती है और एक्नी हो जाती है। एक्नी को मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा कि जो फेस पे छोटे छोटे पिंपल्स बन जाते हैं, और ये हर यंगस्टर का इशू है। हाँ जी, और इसकी प्रेवलेंस मोस्टली 95% फेस पे है, उसके बाद टू सम एक्सटेंट बैक पे और चेस्ट पे भी होती है ये। अच्छा ये बताइए कि साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये आपने जैसे कहा यंगर एज में ज़्यादा होती है लेकिन बड़ी एज में भी हो सकती है। अब इसका मौसमों का भी कोई असर है कि कई मौसम ऐसे हैं जिसमें एक्नी ज़्यादा हो, कई में कम हो, और उन मौसमों में फिर उनके मुताबिक एहतियात, जैसे पहले बात कर रहे थे आपने कहा कि स्किन को ड्राई ना होने दें, यहाँ पे ये है कि स्किन में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है तो वो ना होने दें, या स्किन का फ़र्क है हर आदमी का जिसके मुताबिक उसको ट्रीटमेंट अपना करना। जी जी एब्सोल्युटली राइट रऊफ साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो मौसमों के असरात इस हद तक आते हैं उसमें कि मैंने बताया कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एक्नी का होने का वो है सीबम प्रोडक्शन। अभी हम बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि जो हमने मेडिसिन से ट्रीट किया एक्नी को, तो उसके बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स कैसे हैं। लेकिन सीबम प्रोडक्शन को जो अगर सराउंडिंग इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो यकीनन आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली होगी। जब ज़्यादा ऑयली होगी तो उससे एक्नी के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन यही है कि जी आप कोशिश करें कि स्किन को प्रॉपरली फेस वॉश करें रेगुलर बेसिस पे। और दूसरा ये कि एक्नी अगर हो जाए तो ये हाईली रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से कि आप एक्नी होने के बाद उसको प्रॉपर ट्रीट करें सो दैट आप उसकी कॉम्प्लिकेशन में ना जाएं। कॉम्प्लिकेशन एक्नी की ये होती है कि एक्नी स्कार्स बन जाते हैं। आपने बात कर दी है, लेकिन जिस तरह से मैंने पहले भी सवाल किया, इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया जा सके, किस किस्म की खुराक का इस्तेमाल किया जा सके, कितने ग्लास रोजाना पानी पिया जा सके कि हम खुद को हाइड्रेट रखें जिसके असरात हमारी स्किन पर भी आएँ, इन चीज़ों के हवाले से भी बताइएगा। इसमें मैडम जो हमारी रिकमेंडेशन है वो है 8 ग्लास ऑफ वाटर्स डेली, लेकिन उसको जितना मैक्सिमम आप पानी लेंगे उतना आपकी स्किन के लिए बेटर है। हम डर्माटोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि स्किन जितना आप पानी लेंगे उतना आपकी स्किन के लिए बेहतर होगा। और जो एक्नी की आपने डाइट से सवाल किया मुझसे, तो जो डाइट आपकी सीबम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी वो आपकी एक्नी की होने के चांसेस बढ़ा देगी। इस तरह से जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर के जो एक्नी को बढ़ा देता है। हार्मोनल इम्बैलेंस है जो आपने खुद भी शुरू में बताया कि वो भी एक्नी को मजीद इन्हांस कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन एक बहुत बड़ा मसला है, ख़ासकर ख़वातीन की हम बात करें तो हमारी रोमा जो है उसको बड़ी टेंशन होती है कि भैया एक पिंपल निकल आया तो फिर वो बट साहब को कहती है कि ये आपका कसूर है। अब हम देखते हैं कि ख़वातीन के साथ साथ जो है वो लड़के भी, आजकल के जो नौजवान हैं उनको भी बड़ी टेंशन होती है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लोग सस्ती, अब हम देखें लेज़र की आपने बात की, तो लेज़र ट्रीटमेंट हम देख रहे हैं कि भैया अब तो सैलून में भी जाके ब्यूटिशियन जो है वो भी करा रही हैं। तो ये कितना नुकसानदेह है? बाहर दुनिया में हम देखते हैं कि जो डॉक्टर है अगर आप उसकी प्रोफाइल खोलेंगे तो सारी इस जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाती है। लेकिन यहाँ पे एक आम MBBS ने भी, डर्माटोलॉजिस्ट, फिर वो लेज़र भी, फिर कॉस्मेटिक प्रोसीजर जो है वो भी वो एक ही क्लिनिक में कर रहा है। कितना नुकसानदेह है? देखिए लेज़र जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो भी यहाँ पे डर्माटोलॉजिस्ट लेज़र कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है कि लेज़र टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है वो नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि FDA अप्रूव करता है, वही प्रोसीजर ही लॉन्च होता है। और पाकिस्तान की जो मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं वो भी उसी चीज़ को ही प्रैक्टिस करने की इजाज़त देती हैं कि जो FDA अप्रूव कर चुका होता है। फेडरल ड्रग अथॉरिटी है US में, जो कि सारे के सारे मेडिसिन की जो भी मेडिसिन नई लॉन्च होती हैं, प्रोसीजर्स लॉन्च होते हैं, उसको अप्रूव करती है। उसके बाद वो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसलिए ये पार्लर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी अक्सर लिखा होता है आए संवरने सुधरने के साथ साथ बहुत सारे ट्रीटमेंट हो सकते हैं, ये बात कर रहा हूँ। देखिए ब्यूटी पार्लर पे मैं कमेंट नहीं करूँगा ज़्यादा। उसकी रीज़न ये है कि उसको आप एक मेडिकल प्रोफेशनल है जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, उसने प्रॉपर पढ़ा है। एंड ऑल ऑफ यू नो कि जी की मेडिसिन कितना मुश्किल है, और फिर आप करके सारे कोर्सेज आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। और उसकी दूसरी तरफ जो सिंह साहब बता रहे हैं कि जी कि वो कर रहे हैं, तो यकीनन मतलब द चॉइसेस जो हमारी पब्लिक है और जो हमारे लोग हैं और जो हमारे वो क्लाइंट्स हैं जो वो ऑप्शन अवेल करें, तो उन पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पर मोस्ट ऑफ देम आर वेल अवेयर एंड वेल एजुकेटेड।
ऑल राइट डॉक्टर साहब, एक Yes, हम ये please. देखते हैं कि जिस तरह से आपने एक्नी के लिए मेडिकल प्रोसीजर्स बता दिए, अक्सर एक्नी होती है उसके बाद स्कार्स और वो खड्डे आपकी स्किन पर रह जाते हैं, तो इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, और इसके अलावा पिगमेंटेशन के हवाले से भी बताइएगा। पिगमेंटेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या है, और अगर किसी की स्किन पर पिगमेंटेशन हो उसके लिए आप कौन कौन से प्रोसीजर्स रिकमेंड करते हैं? एक्नी स्कार्स और पिगमेंटेशन दोनों का बताइएगा। जी ऑलराइट मैडम, इसमें मैडम जो आपने एक्नी स्कारिंग के बारे में पूछा है, तो एक्नी की जो कॉम्प्लिकेशन है वो एक्नी स्कार्स बनते हैं। एक्नी का ट्रीटमेंट जो है वो इट टेक्स सम टाइम, मतलब इफ़ यू टेक मेडिसिन फॉर 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, वी मे गो फॉर 3 मंथ्स, तो एक्नी स्कार्स बनते हैं। तो एक्नी स्कार्स के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि हम लोग CO2 फ्रैक्शनल लेज़र करते हैं। CO2 फ्रैक्शनल लेज़र एक्नी स्कार्स के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। उसके अलावा हम लोग माइक्रो नीडलिंग और PRP भी करते हैं। ये भी आप बैकग्राउंड में देखें तो हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि माइक्रो हाउ डू वी परफॉर्म माइक्रो नीडलिंग, माइक्रो नीडलिंग करते हैं। और अलॉन्ग विद दैट जिस जी 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 कंटिन्यू करें। ये आप देख सकते हैं कि हम माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं। ठीक है। और अच्छा, डॉक्टर पिगमेंटेशन साहब एक चीज अगर हम यहाँ पे देखें जी, रोमा अगर है तो Yes, please. जी जी जी, जी, वो, पिगमेंटेशन की बात पिगमेंटेशन pigmentation के बारे के में हवाले से पूछ रहे हैं। इनका हाँ मिस रोमा के जो क्वेश्चन है ना, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि हमारी ये जनरल पब्लिक के सवाल होते हैं, तो शी इज आस्किंग द सेम क्वेश्चंस। हमारे नहीं होते बाजी। जो हमारे सवाल जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं वो पहला सवाल यही करते हैं कि पिगमेंटेशन होती क्यों है, इसके कॉजेटिव फैक्टर्स क्या है और उसको हम लोग ट्रीट कैसे कर सकते जी। हैं। तो पिगमेंटेशन जिसको हम आम जबान में फ्रैकल्स भी बोलते हैं, मिलाजमा भी बोलते हैं, छाया भी बोलते हैं। उर्दू में हम लोग इसको छाया बोलते हैं, जो आप अक्सर देखते होंगे कि मोस्ट ऑफ द खवातीन आर अफेक्टेड, कि उनके फेस के ऊपर छाया हो जाती हैं और फ्रैकल्स बन जाते हैं, और उसके ट्रीटमेंट का बड़ा सीरियस कंसर्न होता है उनका। तो फ्रैकल्स बनने के पहले तो मैं आपको रीजंस बताता हूँ कि वो बनते क्यों हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है वो सन एक्सपोजर है। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि सन एक्सपोजर अगर आप एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा की तरफ जाएंगे तो दैट विल कॉज पिगमेंटेशन। सेकेंड इज़ दिस कि आप जो हमारी पब्लिक में स्पेशली जो हमारे ख़वातीन में इशू जो एक रूटीन देखी गई है वो ये है कि दे यूज़ वाइटनिंग क्रीम्स। जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं वो एक बहुत बड़ा मेजर उनकी जो कॉम्प्लिकेशन वही पिगमेंटेशन है और जो फ्रैकल्स बन जाते हैं। स्किन की हेल्थ डैमेज हो जाती है, उसके बाद फ्रैकल्स बनते हैं, पिगमेंटेशन होती है, तो उनको ट्रीट करना हमारे लिए भी एक सर्टन लेवल तक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा डैमेज कर चुके होते हैं वो स्टीरॉइड जो वाइटनिंग क्रीम में होते हैं कि वो स्किन को ट्रीट करने में हमें टाइम लग जाता है। और डॉक्टर साहब मैं जनता का सवाल, जनता जानना चाहती है, पब्लिक जानना चाहती है। आपने बोला कि रोमा जो सवाल के वो जनता के हैं, पब्लिक के। जाहिर बात है, अब मैं यहाँ पर आपसे होस्ट बन के नहीं एक आम पब्लिक के सवाल पूछूंगी ना। लेकिन ये इसी तरह के सवाल ये होते हैं कि वो गिला करते कि जो लेजर है वो करके लेजर का ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो जो बाल है अगर वो हट भी जाए दोबारा कोई मोटे मोटे बाल जो है वो दोबारा आ जाते हैं। इसकी क्या वजूहत है? दूसरी बात, लाइफस्टाइल जो है वो कितना मैटर करता है स्किन के लिए, सोचना, थिंकिंग, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए भाई। देखें, जो हमारी पिगमेंटेशन को पहले हम बता रहे थे, तो पिगमेंटेशन की पॉजिटिव फैक्टर्स मैंने आपको बताया, उसके बाद हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ भी जाते हैं। ट्रीटमेंट में भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, बट फर्स्ट मैं सिंह साहब का इस सवाल का जवाब देता हूँ कि जो आपके हेयर ग्रोथ होती है, हेयर ग्रोथ ये हमारी इस वक्त आलमोस्ट कोई 80-90% खवातीन का प्रॉब्लम है। हेयर ग्रोथ की मेन जो रीजंस बन रही हैं, जो हमारे सामने आ रही हैं, जो हमारी स्टडीज़ बताती हैं, वो ये कि आप में मोस्ट ऑफ द खवातीन जो फेस करती हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है। और जो मेन इसकी जो इसकी जो मेन डिजीज़ है जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ हो जाती है फेस के ऊपर स्पेशली, वो PCOS हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। और उसमें हाँ जी, और उसमें ये होता है कि उसकी 3 मेन उसकी जो सिम्टम्स हैं, एक आपके फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, आपकी आवाज़ जो खवातीन है हमारी उनकी आवाज़ थोड़ी सी भारी होना शुरू हो जाती है लाइक मेल। तीसरा ये है कि उसमें हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो व्हाट वी डू, जब हमारे पास आते हैं हमारे क्लाइंट्स के, उनको ये हेयर वो हमारे पास रिपोर्ट करते हैं विद दिस इशू के उनको हेयर ग्रोथ है फेस के ऊपर, लेज़र कर दें आप, तो हम क्या करते हैं उनका हार्मोनल प्रोफाइल करा के अलॉन्ग विद दैट हम गायनेकोलॉजिस्ट की भी कंसल्टेशन लेते हैं, ताकि दोनों इश्यूज को साइमल्टेनियसली एड्रेस किया जाए और परमानेंट ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। इन स्पाइट ऑफ दिस, अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त अगर आप विजुअल्स में देख रहे हो, विजुअल्स में देखिएगा ये जो प्रोसीजर इस खातून का हो रहा है, इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, ये किस पर्पस के लिए हो रहा है? मैडम ये प्रोसीजर हम लोग इसको क्यूसुश कहते हैं, एंड दिस इज यूज फॉर पिगमेंटेशन।
रिड्यूस पिगमेंटेशन। क्यू स्विच लेज़र है ये, और ये स्किन ग्लो के लिए भी यूज़ होता है और पिगमेंटेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। और जो हमारा पिगमेंटेशन को एड्रेस करने के लिए इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और इसका फ़ौरन से रिजल्ट आता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं वीडियो में कि ये जो हमारे पास हमारी क्लाइंट करा रही हैं, इनका पिगमेंटेशन का ऐसा इशू नहीं है, इनको हम लोग कर रहे हैं स्किन ग्लो के लिए। दिस इज़ आल्सो यूज फॉर स्किन ग्लो, क्योंकि इससे स्किन रिजुविनेट होती है और स्किन ग्लो करती है। तो अच्छा, पिगमेंटेशन के लिए जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं, जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, मतलब वो पिगमेंटेशन की भी आपने बात कर ली, या इसके ट्रीटमेंट में भी कोई चीज़ रहती है आपकी बाकी? और फिर लेज़र के हवाले से बताइएगा कि लेज़र में और क्या क्या कुछ हैं जो इलाज करते हैं आप? लेज़र के हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम लोग हेयर रिमूवल के लिए लेज़र करते हैं, और वो जो फेशियल हेयर है मोस्टली, और कुछ लोग फुल बॉडी हेयर की तरफ भी जाते हैं, हेयर रिमूवल की तरफ जाते हैं। और दूसरा हमारे पास ये CO2 फ्रैक्शनल लेज़र है जो कि हम एक्नी स्कार्स के लिए करते हैं। और तीसरा हमारे पास जो है वो हम लोग ये जो लेज़र हो रहा है ब्लैक हेड्स के लिए कर रहे हैं। और तीसरा हमारे पास ये है कि हम लोग मोल रिमूवल करते हैं लेज़र से। मोल रिमूवल के साथ हम लोग जो आपके तो मार्क्स बने होते हैं उनको रिमूव करते हैं, हम टैटू रिमूव करते हैं लेज़र से। और इस तरह से डिफरेंट ऑप्शन हैं। अलॉन्ग विद अच्छा दैट हमारे डॉक्टर पास साहब, और अभी मैं जो प्रोसीजर्स हैं जिसमें विजुअल्स हम लोग PRP करते हैं। कुछ सेकंड्स पहले चले हैं, उसमें मैं देख रही थी कि एक खातून की नोज से आप लोग ब्लैक हेड्स रिमूव कर रहे थे, उसका प्रोसीजर कर रहे थे। इस प्रोसीजर का क्या नाम है? बिकॉज ये जो है मेन कंसर्न होता है वाइट हेड्स हो गए, ब्लैक हेड्स हो गया किसी भी खातून का, इसके लिए उनको फेशियल करवाने पड़ते हैं, हाइड्रा फेशियल्स आजकल आए हुए हैं। सो इस प्रोसीजर के हवाले से बताएं। अच्छा, वंस ये प्रोसीजर करवा लिया तो क्या कितने अरसे के बाद, कितने टाइम स्पेन के बाद ये दोबारा से आपके वाइट हेड्स भी आएंगे, ब्लैक हेड्स भी आएंगे, परमानेंटली फिर रिमूव हो जाते हैं कि इसके हवाले से भी बताएं। देखिए मिस रोमा, इसमें यह है कि जो इसके लिए हम करते हैं, हाइड्रा फेशियल की बात आपने की है, हाइड्रा फेशियल इज़ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। और इसकी जो रीज़न होती है करने की, इसकी जो रीज़न है, पहले तो मैं आपको रीज़न बता दूं कि ये वाइट हेड ब्लैक हेड्स होते क्यों हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स पे हम लोगों के क्या होता है जी, ओपन पोर्स में थोड़ा सा क्लॉग बनते हैं जिसकी वजह से उसमें वो ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। और ब्लॉकेज की वजह से ही ये वाइट हेड्स बनते हैं, ब्लैक हेड्स बनते हैं, एक्नी होती है, पिंपल्स हो जाए, ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो एक्नी बन जाती हैं। तो उसको हम लोग डिफरेंट प्रोसीजर से फिर रिमूव करते हैं। क्यू स्विच इज़ आल्सो वन ऑफ देम, ठीक है। और दूसरा ये कि हाइड्रा फेशियल इज़ वन ऑफ देम। कार्बन पील करते हैं हम लोग, और हम लोग उसमें हम लोग पीलिंग की तरफ चले जाते हैं। तो मतलब डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास। वो फिर एज़ पर हम बता देते हैं अपने क्लाइंट्स को कि जी कि आपकी स्किन के हवाले से ये हमारे पास ऑप्शन हैं, और फर्दर फिर वो क्लाइंट खुद डिसाइड करते हैं कि एज़ पर उसकी रेट्स और एज़ पर गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। स्किन के जो मसाइल हैं वो मौसम के साथ किस तरह से लिंक्ड हैं, किस तरह से उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और ऑब्वियसली अब बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई है, तो इसके लिए बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जो आप करवा कर अपनी स्किन को हेल्दी, फ्रेश और अच्छा रख सकते हैं।